नेशनल हेराल्ड मामले में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिकंजा कसते हुए दोनों नेताओं के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा और सुमन दुबे समेत कई अन्य नेताओं के नाम भी शामिल हैं। कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। अपने शीर्ष नेताओं के खिलाफ कार्रवाई से कांग्रेस पार्टी आग बबूला हो गई है और देश भर में कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताया है। हमारी पार्टी का एक अखबार था, उसके चलाने के लिए पूरी कोशिश लगे हुए थे। एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी में अगर कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है, कोई लेन देन नहीं हुआ है, तो किस आधार पे आप मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा रहे हैं? ये तो सिर्फ छवि बर्बाद करने के लिए कोशिश जो कर रही है भाजपा और केंद्र सरकार, उसमें लगे हुए हैं। बाकी तथ्यों के आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा, लेकिन पॉलिटिकली एक डैमेज करने के लिए, एक द्वेष की भावना से, बदले की भावना से जो काम कर रहे हैं वो लगातार कर रहे हैं। विपक्ष के तमाम नेताओं को टारगेट कर रहे हैं और भाजपा में जो नेता हैं उन पे सब उनको खुली छूट मिली है, पाक साफ उनको डिक्लेयर कर दिया गया है। तो जनता सब देख रही है। एक नॉन प्रॉफिट कंपनी यंग इंडिया, जिसका कोई भी धारक ट्रस्टी 1 रुपया ना ले सकता है, ना दे सकता है, ना कोई वेतन है, ना कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है, उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाना कितना हास्यास्पद है, ये हम कोर्ट में सिद्ध करेंगे। लेकिन एक जो जनता की पब्लिक परसेप्शन की जो लड़ाई है, हम ये जरूर सड़क से लेकर, सदन से लेकर संसद तक ये बात बताएंगे कि यह न्यायपूर्वक कार्रवाई है। और इसीलिए देखिए कि कितना इनका अन्याय बढ़ता जा रहा है कि जो संवैधानिक अधिकार है शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का, उसका भी हनन हो रहा है। हमारे दफ्तर से बाहर हमें एआईसीसी से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। वहीं बीजेपी का कहना है कि नेशनल हेराल्ड केस की शुरुआत जनहित याचिका के जरिए तब हुई थी जब केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई भी नहीं थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी का इस मामले पर राजनीति करने का कोई आधार नहीं बनता है। कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि विषय की शुरुआत 2012 में हुई थी और एक जनहित याचिका के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की शुरुआत की थी। यानी ये मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी। अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है। टेक्निकली देखें तो ये भारत के इतिहास का एक विचित्र मामला है जिसमें कोई एक ऐसी कंपनी 90 करोड़ की देनदारी में बिक गई जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी, जो किसी के द्वारा समझ में आने वाली बात नहीं है। देखिए, कुनबा करप्शन की करतूत को क्रांति का ताबूत बना के दिखाने की कोशिश करता है, बना के घूमता है। अब कुनबे की करतूत को करप्शन का क्रांति का ताबूत बना करके और दिखाने की कोशिश करता है कि जो साहब ये करप्शन पे जो कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई जो है महान क्रांतिकारियों के खिलाफ है। भैया, ये जो आपकी कपट है उस पर बीजेपी की न रपट है और न जो है वो मोदी सरकार की रिपोर्ट है। इस कपट और पर जो है वो रपट भी पहले से है और रिपोर्ट भी पहले की है और कोर्ट ने उसमें निर्देश भी दिए हुए हैं। तो इसलिए जो है वो उसको जो भी इसमें घपला घोटाला गड़बड़ झाला हुआ है, उसको जो है वो लॉजिकल एंड तक पहुंचाना जो है वो किसी भी व्यवस्था की जिम्मेदारी है। लेकिन आप जो है वो इस तरह की जो है वो वैधानिक कार्रवाई पर विक्टिमहुड का जो है वो कवच चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपको बताते हैं कि नेशनल हेराल्ड मामला आखिर है क्या। वर्ष 1938 में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की स्थापना की थी, जिसे एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल की तरफ से प्रकाशित किया जाता था। वर्ष 2008 में वित्तीय संकट के बाद नेशनल हेराल्ड को बंद कर दिया गया और इसी के बाद विवाद की शुरुआत हुई। वर्ष 2010 में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनी, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 38% हिस्सेदारी है। इस मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि यंग इंडियन ने एजेएल की 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को धोखाधड़ी कर हासिल किया है। स्वामी का मुख्य आरोप यह था कि कांग्रेस पार्टी ने पहले एजेएल को 90.25 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज दिया, जिसे बाद में यंग इंडियन को मात्र 50 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दिया गया और फिर यंग इंडियन ने एजेएल की 99% हिस्सेदारी हासिल कर ली। स्वामी ने इसे धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताते हुए कोर्ट से कार्रवाई की मांग की। प्रवर्तन निदेशालय ने साल 2014 में
दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश पर एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडियन के खिलाफ PMLA के तहत जांच शुरू की। ईडी ने अभी तक AJL और यंग इंडियन की करीब 751 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की है।